हेलो एंड वेलकम टू होप तो शांत यादव। आज 18 जून 2022 एंड इन दिस सीरीज वी आर लर्निंग द आर्ट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर। क्योंकि न्यूज़पेपर तो देखिए सब कोई पढ़ रहा है, कोई द हिंदू तो कोई द इंडियन एक्सप्रेस। न्यूज़पेपर पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं है, बट द आर्ट ऑफ लर्निंग न्यूज़पेपर, हाउ टू मैक्सिमाइज योर आउटपुट फ्रॉम द न्यूज़पेपर। क्या चीज़ें एक्सट्रैक्ट करें, क्या चीज़ें ना एक्सट्रैक्ट करें, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। क्योंकि अगर ये आर्ट, ये माइंडसेट डेवलप नहीं होगा तो आप यूपीएससी की रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर पाओगे। तो यूपीएससी इज अ डिफरेंट गेम। इट्स नॉट अबाउट द नॉलेज ओनली, इट्स अबाउट द माइंडसेट ऑल्सो। तो माइंडसेट कैसा रखें, किस तरह से न्यूज़पेपर पढ़ें, इस सीरीज में मैं यही डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये एक दिन में डेवलप नहीं होगा सर, मैं धीरे धीरे रोज आपको एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल, तीन एग्जाम्पल से ट्राई करता हूँ ये चीज़ समझाने की कि कैसे पढ़ें, क्या एक्सट्रैक्ट करें और कैसे अपने मैक्सिमाइज करें आउटपुट को न्यूज़पेपर पढ़ते समय। आज की न्यूज़ जो है वो है 50% ऑफ इनकम ऑफ 8 पार्टीज वेंट टू बीजेपी से एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स रिपोर्ट। एडीआर की रिपोर्ट बोलती है कि 8 पार्टीज की जो इनकम आई है उसमें 54% जो इनकम है वो बीजेपी की है। तो टोटल अगर 1373 करोड़ इनकम कलेक्ट हुई है तो बीजेपी हैज़ 752 करोड़ रुपीज़। तो ये एडीआर का रिपोर्ट बोलता है, अच्छी बात है। और एडीआर का रिपोर्ट ने ये 8 पार्टीज़ में कौन कौन सी पार्टीज़ हैं, लाइक बीजेपी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, नेशनल पीपल पार्टी, दीज आर 8 पार्टीज़। इनकी इनकम के बारे में देखा और देखा कि टोटल इनकम कितनी आ रही है, उसमें बीजेपी की कितनी इनकम है। और फिर ये चीज़, ये एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि ये इनकम जितनी भी आई बीजेपी के पास, उसमें से मैक्सिमम उसका प्राइमरी सोर्स क्या था। प्राइमरी सोर्स वाज वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, लोगों ने अपने आप ही पैसे उनको दिए हैं। और जितना भी पैसा आया बीजेपी ने उसको स्पेंड कहाँ किया है, मोस्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर वाज ऑन इलेक्शन जनरल प्रोपेगेंडा। तो प्रोपेगेंडा फैलाने में बीजेपी ने अपना मोस्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर जो है उसको यूज़ किया है। और साथ में एडीआर की रिपोर्ट एक इंपॉर्टेंट बात ये भी बोलती है कि एडीआर ये बोलती है कि जितनी भी पार्टीज़ हैं लगभग सभी ने अपना जो ऑडिट रिपोर्ट है वो डेडलाइन के बाद में किया है, रेंजिंग फ्रॉम 59 डेज डिले टू 201 डेज डिले। बीजेपी 201 दिन डिले करके अपना ये एडीआर रिपोर्ट, जो इनकम रिपोर्ट है, वो सबमिट किए। तो दीज आर ऑल सबमिटेड इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये सब चीज़ें हमें सबमिट करनी पड़ती हैं और ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती हैं हर एक पार्टी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। नाउ दिस न्यूज़, ये तो आप समझ गए कि एडीआर की रिपोर्ट क्या है, पर इसमें एक्सट्रैक्ट क्या करें। बैकवर्ड लिंकेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ें क्या, इलेक्शन फंडिंग और इसके इश्यूज के बारे में पढ़ें। इलेक्टोरल बॉन्ड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो जब आप ये चीज़ें पढ़ें तो साथ में ये चीज़ें अगर आपने पढ़ रखी है तो इनको रिवाइज करें, इनको कंसोलिडेट करें, क्योंकि इसका बैकवर्ड लिंकेज डायरेक्टली ये है। साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ें। पॉलिटिक्स का किस तरह से क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है, ये एसोसिएटेड टॉपिक्स हैं, इनको पढ़ें। फंडिंग एंड क्रिमिनलाइजेशन और आर रिलेटेड। पार्टी सिंबल और उसके कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं ये भी पढ़ें। तो साथ में और भी हो सकते हैं बैकवर्ड लिंकेज। इन बैकवर्ड लिंकेज को ढूंढकर इन सब के बारे में पढ़ें, क्योंकि सवाल यहाँ से आएगा। सवाल आएगा क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स से, सवाल आएगा इलेक्शन की फंडिंग से। आप ये रिपोर्ट को कोट कर सकते हो, बस समझ रहे हो इस चीज़ को, सवाल आएगा इलेक्टोरल बॉन्ड से, आप ये चीज़ कोट कर सकते हो सर। तो बैकवर्ड लिंकेज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द आर्ट, दिस आर्ट ऑफ टेकिंग अवे द बैकवर्ड लिंकेजेस। समझ गए इस चीज़ को। लेट्स से अगर ये न्यूज़ है, पाकिस्तान मे गेट ऑफ FATF ग्रे लिस्ट आफ्टर ऑन साइट चेक। तो ये FATF क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, यानी ये बेसिक पता होना चाहिए। ग्रे लिस्ट क्या है, ब्लैक लिस्ट क्या है, ये पता होना चाहिए। पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ही रहे, ब्लैक लिस्ट में ना ट्रांसफ़र किया जाए। ऊपर से हम कुछ भी बोलते रहें, लेकिन अंदर की बात तो ये है कि हम भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान को कभी ब्लैक लिस्ट में डाला जाए। इसका कॉन्सेप्ट आप बताएंगे कि ऐसा हम भी क्यों नहीं चाहते हैं। अगर आपने इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ा है तो ये बात आपको पता होगी। FATF का बाय द वे ऑब्जेक्टिव क्या है ये भी आप कमेंट सेक्शन बताइएगा। तो इस न्यूज़ से क्या एक्सट्रैक्ट करना है, ये नहीं कि ये न्यूज़ पूरी पढ़ने बैठनी है, नहीं सर। अपना टाइम जो है रिड्यूस कीजिए और ये समझने की कोशिश कीजिए कि न्यूज़ में पढ़ना क्या है, वो जाकर चीज़ें पढ़िए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप बढ़िया खेल रहे हैं। जैसे कि अगर इकॉनमी सेक्शन की बात कर लेते हैं भाई, आज इकॉनमिक सेक्शन में एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये है RBI इज़ नॉट बिहाइंड द कर्व। शक्तिकांत दास साहब बोलते हैं कि RBI इज़ नॉट बिहाइंड द कर्व। तो यहाँ पर ऐसी बात हुई कि जो हमारे चीफ
फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम थे। उन्होंने एक आर्टिकल को कोऑथर किया था जिसमें उन्होंने आरबीआई को ब्लेम किया कि आरबीआई ने सही टाइम पर इन्फ्लेशन पर एक्ट नहीं किया। तो यहाँ पर शक्तिकांत दास साहब कहते हैं कि हमने सही टाइम पर ही एक्ट किया है। ऐसा नहीं है कि हमने सही टाइम पर एक्ट नहीं किया है जब हमें करना चाहिए, क्योंकि अगर हम सिर्फ इन्फ्लेशन टारगेटिंग 4% इन्फ्लेशन का टारगेट लेकर चलते तो अगर उस समय हम कंट्रोल करना चाहते, जैसे कोविड सिचुएशन आई, उसके बाद हमारा डिमांड साइड हिट हुआ, सप्लाई साइड हिट हुआ, तो डिमांड साइड को बूस्ट करने के लिए आरबीआई ने अपने रेपो रेट कम किए, इन्फ्लेशन बढ़ता रहा, लेकिन आरबीआई ने अकोमोडेटिव पॉलिसी को फिर से अपनाया, अकोमोडेटिव पॉलिसीज रखी, यानी रेपो रेट को बढ़ाया नहीं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा था तो आरबीआई को बाई डिफॉल्ट बढ़ाना चाहिए था। लेकिन शक्तिकांत दास साहब बोलते कि उस समय अगर बढ़ा देते तो वो इकोनॉमिकली बड़ा डिजास्टर्स होता। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी में डिमांड को बूस्ट नहीं कर पाते, फिर जीडीपी नहीं बढ़ पाती। तो शक्तिकांत दास साहब ये कहते हैं कि जैसे ही हमारा प्री पेंडेमिक लेवल के बराबर हमारा जीडीपी आया, उसके बाद से हमने अभी रेपो रेट बढ़ाने शुरू कर दिए हैं, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। तो हमने अपने अप्रोप्रिएट टाइम पर ये काम शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है कि हम लेट हैं। तो ऐसा ये बोलते हैं कि अगर हम उस समय पर, जिस समय पर इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, तुरंत हम लगाम कसना शुरू कर देते तो हो सकता है हमारी जीडीपी रिकवर ही नहीं कर पाती। तो ये चीज़ें एनालाइज करने के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या आरबीआई ने सही टाइम पर इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए रेपो रेट को, पॉलिसी रेट्स को बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया। दीज टाइप ऑफ थिंग्स, दीज टाइप ऑफ थॉट प्रोसेस यू कैन डेवलप फ्रॉम दीज आर्टिकल्स। तो ये न्यूज़पेपर, ये न्यूज़ जो है, इससे आप क्या निकाल सकते हैं कि क्या आरबीआई का क्या स्टैंड है ऑन इन्फ्लेशन, कि अगर इन्फ्लेशन 6% से ऊपर भी चला गया तो आरबीआई कब इंटरवीन करेगा। दैट डिपेंड्स अपॉन द इकोनॉमिक सिचुएशन। क्या इकोनॉमिक सिचुएशन है उस पर डिपेंड करता है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आई होप यू आर लर्निंग दिस आर्ट। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन होल न्यूज़पेपर, बट आई एम गोइंग टू टेक सम एग्जाम्पल फ्रॉम द न्यूज़पेपर एंड ट्राई टू मेक योर माइंडसेट टिल्टेड इन दैट वे दैट यूपीएससी वांट्स। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से आपका माइंडसेट डेवलप होना शुरू कर दे, बिकॉज न्यूज़पेपर सब पढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिए, तभी मैं कंटिन्यू करूंगा। अगर आपको ये ठीक नहीं लग रही सीरीज़, देन आई विल डिसकंटिन्यू दिस सीरीज़, आई विल डू समथिंग एल्स। क्योंकि मैं जो चीज़ करना चाहता हूँ, अगर वो चीज़ आप कर नहीं पाएंगे तो इसमें मेरा घाटा नहीं है, आपका घाटा है। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि आपका माइंडसेट डेवलप कर सकूँ, माइंडसेट चेंज कर सकूँ, यूपीएससी के अलाइंड कर सकूँ। दैट्स माई ऑल एफर्ट्स। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।